जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ना चीज़ उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। कुछ लोग करते हैं, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, चीज़ का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। सीरियल आता है, सीरियल का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वहाँ पर आपने देखा होगा खाना खाने के बाद में शाम को ये लोग आपस में मिलते हैं और मीटिंग करके दौड़ के चले जाते हैं और फिर सोडा पीने के लिए जाते हैं। वो बात अलग है, कुछ लोग बबीता जी को देखने के लिए जाते हैं। मम्मी के मुंह से सबसे पहले एक चीज निकल, ना ना कपड़े नहीं धोना मेरे को, इल्ले कितना पानी लगेगा, मेरे को नहीं पीना, मेरे को नहीं धोना। तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 4 एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 का चैप्टर। शुरुआत के 3 एपिसोड हम कंप्लीट कर चुके हैं और करते करते हम पहुंच चुके हैं चौथे एपिसोड के पास। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट यानी NaCl। यानी कि मेरे पास में NaCl एक पर्टिकुलर ऐसा केमिकल होने वाला है जो कि एक रॉ मटेरियल की तरह काम करने वाला है। कैसे काम करने वाला है? रॉ मटेरियल। अब किसके लिए होगा रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल होगा वेरियस केमिकल्स के लिए। बहुत सारे केमिकल्स होंगे जिनके लिए रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा होगा। कौन? NaCl। अभी हम देखते हैं कौन कौन से केमिकल्स है जिनके लिए ये रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो केमिकल्स जो ऑब्टेन होंगे NaCl से वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2। एक और हमारे पास होता है बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। एक होगा वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3.10H2O और एक होगा हमारे पास POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। यानी कि ये पांचों के पांचों जो केमिकल है मेरे को अपनी NCERT के अंदर दिए गए हैं, उनको मेरे को यहाँ पढ़ना होगा। ये सब का जो रॉ मटेरियल है यानी कॉमन जो मटेरियल है जिससे ये बन रहे होंगे उनको हम नाम देते हैं कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl। तो इन सबका रॉ मटेरियल कौन होने वाला है बेटा? NaCl। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर फंसा के रखना। एक एक करके ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं उनको मेरे को पढ़ना है। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया ये बेटा? इसका केमिकल फॉर्मूला। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ ऑल द केमिकल्स जरूर याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे जिनमें से आपको बेसिकली याद के रखना है केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। जो भी केमिकल हम पढ़ेंगे उसका केमिकल फॉर्मूला, सेकंड उसका इस्तेमाल क्या है और उसके अंदर यूज होने वाली केमिकल रिएक्शन क्या, ठीक है। ये तीन चीजों के ऊपर बेसिक फोकस होना चाहिए आपका इन सभी केमिकल्स के लिए। चलो तो देखते हैं बेटे, एक एक करके बात को समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पास कराना होता है थ्रू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl दैट इज कॉल्ड ब्राइन। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। ये क्या कहा मैंने? मैं बड़ी सिंपल शब्दों में बात करता हूं। यहां पर हम एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं NaOH बनाने के लिए, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एक प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री की, जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोर एल्कली प्रोसेस। कैसे काम करती है, क्या होता है? तो NCERT के डायग्राम के द्वारा हम इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो देखना बेटा, ये मेरे पास में पूरा का पूरा एक डायग्राम है जो कि NCERT से हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट बना करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो कि क्या होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस के अंदर, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है ये, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये प्रोसेस का नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखो, अभी मैं बताऊंगा कि इसको क्लोर एल्कली क्यों बोलते हैं, ये भी अभी बताऊंगा। थोड़ा सा रुकना है, वेट करना है, धैर्य रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बात क्या करनी है कि एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले डालते हैं ब्राइन। अब आती है बात कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन इज नथिंग बट सिंपली NaCl विथ वाटर, यानी कि पानी के साथ में मिला दो नमक को, यानी नमक और पानी का जो एक्वा सॉल्यूशन है, लगभग गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन। तो ये रहा ब्राइन जो हमने भर रखा है इस कंटेनर के अंदर। अब इस कंटेनर के अंदर भरने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर ना 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं जिससे मैं बैटरी की सप्लाई करूंगा, यानी कि सप्लाई लगा दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा बैटरी को। तो ये हो गया हमारे पास में जो बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैथोड। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट होता है। यहां तक बात में समझ पा। अब बात करते हैं कि जो NaCl है,
NaCl जब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो NaCl टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव भागेगा इस साइड में, राइट वाली साइड जो कि नेगेटिव है, और Cl नेगेटिव भागेगा लेफ्ट वाली साइड जो कि कैसी है, इस वाली साइड में जो कि कैसी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीजें नेगेटिव की तरफ भागेंगे, नेगेटिव चीजें पॉजिटिव की तरफ भागेंगी, यानी Na भाग के इधर आ गया है, ठीक है, और Cl भाग करके इस साइड में आ गया। एट द सेम टाइम मैं बात करता हूँ आपसे कि मेरे पास में क्या होगा, H2O होगा। इलेक्ट्रिसिटी भेजने पर इसका भी डिकम्पोजिशन होगा, ये भी टूटेगा। तो ये टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या होगा, ये Na और OH नेगेटिव आपस में मिलेंगे और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NaOH, ठीक है। अब ये जो H पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन किधर भागेगा, ये नेगेटिव वाली साइड में, क्योंकि ये वाली साइड कैसी है, नेगेटिव है, और ये वाली साइड कैसी है, पॉजिटिव है। तो H पॉजिटिव इस साइड भाग गया, ठीक है, Cl नेगेटिव इस साइड भाग गया। अब एक और फिर से साइकिल में एक और Cl इधर से आ रहा होगा नेगेटिव, और एक और H आ रहा होगा इधर पॉजिटिव, ठीक है, और फर्दर बन रहा होगा NaOH। अब ये Cl मिलके क्या बनाते हैं बेटा, CO, ये बनाएंगे Cl2, और ये निकल गए यहाँ से गैसियस फॉर्म में। ये H पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे, H2, और ये H2 यहाँ से निकल गया हाइड्रोजन की फॉर्म में। और यहाँ मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ देख रहा है मेरे को NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मेरे को यहाँ केमिकल बनाना है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसके अंदर हम क्लोरीन बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, एज वेल एज NaOH बनाते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस ही क्यों बोलते हैं भाई, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है जो दिमाग में आपके आना चाहिए। पेपर में पूछा जाए नहीं पूछा जाए वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर एक आपको मिल रहा है क्लोरीन, क्या मिल रहा है, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, NaOH। NaOH वो बेस होता है जो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है, जो पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है। मैंने आपको सिखाया था लास्ट एपिसोड्स में कि NaOH यानी कि वो पर्टिकुलर बेस है जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या, एल्कली। क्या नाम देते हैं उनको, एल्कली। तो इस प्रोसेस के अंदर आपको क्लोरीन देखने को मिल रहा है, एल्कली देखने को मिल रहा है, इसीलिए दिस प्रोसेस नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूरा तामझाम होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस। अब इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं नेक्स्ट स्लाइड के पास में कि इसके क्या क्या हाइलाइट्स हो सकते हैं। तो हाइलाइट नंबर 1 क्लोर एल्कली प्रोसेस का कि एट एनोड में को कौन सी गैस देखने को मिलती है, क्लोरीन गैस देखने को मिलती है। कैथोड पर कौन सी गैस इकट्ठी हो रही होती है, हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो रही होती है। नियर कैथोड, कैथोड के पास में, यानी कि ये राइट वाली जो साइड थी उसके पास में NaOH का सॉल्यूशन इज फॉर्म। लेफ्ट वाली साइड में यहाँ पर थी क्लोरीन गैस, राइट वाली साइड में हाइड्रोजन गैस, और राइट वाली साइड में ही यानी कि कैथोड के पास में ही आपको एक चीज देखने को मिल रही थी, और वो क्या था, NaOH का सॉल्यूशन, जिसको मैंने एल्कली नाम दिया। बात समझ में आ रही है। अब आते हैं इस्तेमाल इन तीनों चीजों के, जो तीन चीजें मैंने यहाँ पर बनाई है ना, एनोड पर क्लोरीन, कैथोड पर H2, और कैथोड के पास में एक और चीज बनाई थी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सब के इस्तेमाल किया। फर्स्ट बात करते हैं हम किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाइड्रोजन का फर्स्ट जो बहुत बेसिक इस्तेमाल है वो क्या है, एज अ फ्यूल होता है, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसमें, मार्गरीन में। मार्गरीन क्या होता है, मार्गरीन मतलब होता है आर्टिफिशियल चीज। क्या होता है, मार्गरीन मतलब होता है आर्टिफिशियल चीज। देखो क्या होता है कि दुनिया में, जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में ना चीज उतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होता है, बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं होता, कुछ लोग करते हैं, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, चीज का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज की बात करूं तो वहां पर चीज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करने के लिए आर्टिफिशियली चीज का मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, आर्टिफिशियल चीज ही मार्गरीन होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो क्लोरीन का बेसिक इस्तेमाल हम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, यानी पानी की साफ सफाई करते हैं। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके मैन्युफैक्चर में भी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके अंदर भी क्लोरीन का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके अंदर हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। HCl का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग स्टील एंड मेडिसिन, मेडिसिनल जो फील्ड्स होते हैं यानी दवाइयों का जो क्षेत्र होता है वहां पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है HCl का, ठीक है, इस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लीनिंग स्टील, जो स्टील का आर्टिकल्स होते हैं, है ना, लो आयरन के स्टील के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए भी मैं HCl का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है।
फिर बात करते हैं NaOH, जो बेसिक एक्चुअल में जो केमिकल मेरे को इस स्लाइड के अंदर पढ़ना था वो केमिकल क्या था, NaOH, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने करी थी बाय क्लोरएल्कली प्रोसेस। तो इसका मेन इस्तेमाल क्या होता है, डीग्रीजिंग मेटल्स, सोप एंड पेपर मेकिंग। देखो सोप मेकिंग, पेपर मेकिंग तो आप समझ जाते हो, है ना, इनकी इंडस्ट्रीज में हम इस्तेमाल करते हैं NaOH का। डीग्रीजिंग मेटल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, डीग्रीजिंग मेटल का मतलब होता है टू रिमूव ग्रीस, ऑयल, ठीक है, और इस तरीके के कोई भी कॉन्टामिनेंट होंगे, कॉन्टामिनेंट्स को मेटल की सरफेस से हटा देना इज कॉल्ड डीग्रीजिंग। बात समझ लो कि भाई किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर या तो ग्रीस लगा है, ऑयल लगा है, कोई गंदगी लगी हुई है, उसको रिमूव करने की प्रोसेस कही जाती है डीग्रीजिंग ऑफ मेटल। और उसको करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हाँ, ये वही ब्लीच है भाई जो तुम सोच रहे हो, जिसका इस्तेमाल ब्यूटी पार्लर के अंदर काफी किया जाता है, ठीक है, तो ये वही है ब्लीचिंग पाउडर। तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। मतलब मेरे पास में एक स्लेक्ट लाइम हुआ करता है, क्या हुआ करता है बेटा, स्लेक्ट लाइम हुआ करता है, वो भी कौन सा, ड्राई। तो जरा देखो, ये रहा स्लेक्ट लाइम, क्या ये स्लेक्ट लाइम। अब ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर मैं क्या भेज देता हूं बेटा, क्लोरीन गैस पास करा देता हूं, क्लोरीन गैस पास करा देता हूं। तो जैसे ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 बनता है, प्लस में H2O यानी वाटर बनता है। और CaOCl2 को ही हम बोलते हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला याद रखने का है ब्लीचिंग पाउडर का, वो क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो बनाने की विधि क्या होगी, बनाने की प्रोसीजर क्या होगा कि जब भी मैं ड्राई स्लेक्ट लाइम के ऊपर से पास करा देता हूं किसको, क्लोरीन की गैस को, तो मेरे को देखने को मिलता है क्या, CaOCl2 और प्लस में वाटर। तो CaOCl2 इज कॉल्ड हमारा ब्लीचिंग पाउडर। क्या यहाँ पे मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, आराम से इसको लिखते जाओ और अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर बिठाते जाओ। अब आती है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का पहला इस्तेमाल ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर थ्रेड्स बनते हैं, यहाँ पर हमारे क्लोथ्स बनते हैं, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर कॉटन और लाइनन जो होता है यानी कि ये फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है। अब इनको ब्लीच करने में यानी इनकी डीकलरिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक बेसिक कलर हमको प्रोवाइड करना होता है जिसके ऊपर बाकी के दूसरे कलर चढ़ाए जा सके। तो बेसिक कलर यानी बाकी का जो भी अनइवन कलर उस सबको ब्लीच कर दो यानी कि रिमूव कर दो। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा बेसिक कलर होगा, उसके ऊपर आप दूसरे कलर्स बड़े इजीली चढ़ा सकते हो, ठीक है। अनइवननेस जो होती है ना क्लोथ्स के अंदर, कपड़े के अंदर, फैब्रिक के अंदर, उस अनइवननेस को खत्म कर देता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। अब आपने देखा होगा जो कागज आते हैं, जैसे हम लोग ना लिखने के लिए रजिस्टर खरीद के लेकर आते हैं, तो रजिस्टर जब आप खरीद के लाते हो ना तो उसमें एक बात आपने देखी होगी कि भाई कई रजिस्टर कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के कागज रखते हैं, कुछ रजिस्टर के अंदर येलो कलर के कागज होते हैं, कुछ के अंदर जो फेयर रजिस्टर्स होते हैं व्हाइट कलर के जो कागज होते हैं, कुछ के अंदर एक्स्ट्रा व्हाइट कलर के कागज होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के कागज आपको देखने को मिलते हैं। वो कहाँ से आते हैं, वो ब्लीचिंग करने के बाद में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ कलर पेपर्स भी आते हैं, है ना, येलो, पिंक, येलो, ब्लू, इस तरीके के अलग अलग तरीके के कागज भी आते हैं। तो वो जो पेपर है वो कैसे बन रहे हैं, वो भी ब्लीचिंग के द्वारा ही बन रहा है, ठीक है। अब आती है बात अगली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। अब जैसे कि आपने इसका फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या देखा आपने, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था, CaOCl2। अब इसके फॉर्मूले में ना ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ये किसी को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। CaOCl2 है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, तो ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है किसी को। अगर ये ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है तो ऑक्सीजन दे करके ये क्या कराएगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन करा सकता है किसी और का तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इट हैज ऑक्सीजन इन इट, इसके पास ऑक्सीजन है, ये दूसरे को देकर के उसका ऑक्सीडेशन करा देगा, तो कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसका नाम है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। पानी की साफ सफाई में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भैया CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है,
इसके अंदर क्लोरीन मौजूद है, तो ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम भी करता है। तो इन्फेक्शन को दूर करना है अगर वाटर का, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। अगला जो टॉपिक आ गया हमारे पास में, जो अगला केमिकल आ गया, उसका नाम है बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा बेटा? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के लिए मैं बात करता हूँ, केमिकल फॉर्मूला पहले याद करने का है, NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3, ठीक है, क्या बोलेंगे? NaHCO3। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन यानी कि जो इसका केमिकल नेम जो हम बोलते हैं वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, किसी भी नाम से हम इसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। इसको केमिकली हम इस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। अब आते हैं लौट करके कि भाई इसको बनाना कैसे। तो हमने क्या कहा कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए आपको क्या करना है? NaCl यूज करना है। क्या यूज करना है? NaCl यानी कि नमक को यूज करना है, H2O यानी कि वाटर को यूज करना है। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका ब्राइन हो गया अल्टीमेटली। ये क्या है? ये चीज होगी आपकी ब्राइन, ठीक है, ये हो गया ब्राइन। हम लेकर के आएंगे क्या? CO2, और क्या लेकर के आएंगे? NH3, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन दोनों को लेकर के आएंगे, और बनेगा क्या मेरे पास में? अमोनियम क्लोराइड, और यहां बन गया मेरे पास में मेरा बेकिंग सोडा। एंड दिस इज आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। यहां तो बात क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सिंपल सा है, ठीक। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? कि NaHCO3, ठीक है, नाम याद रखना है। तो बेकिंग सोडा, सबसे पहले बात करते हैं सोडा। सोडा के लिए तुम्हें लिखना है CO3। क्या लिखना है बेटा? CO3। सोडा चाहे कोई सा भी हो, वॉशिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, आपको क्या लिखना है? CO3 लिखना है। अब बेकिंग की बात करता हूँ। बेकिंग कहाँ पर होना है? किचन के अंदर होना है, ठीक है। किचन में जाकर के तो मम्मी से पूछना है, मम्मी नमक है? क्या बोलना है मम्मी को? नमक है, नमक है। तो क्या हो जाएगा? NaH, और सोडा बोले तो CO3। तो क्या बोलेंगे? मम्मी को नमक है, सोडा बोले तो CO3। तो क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, या बोलेंगे हम बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे? नमक है, सोडा, CO3। इस प्रकार से आप इसके फॉर्मूले को याद कर सकते हो। इट इज माइल्ड कोरोसिव नॉन कोरोसिव बेस। ये कैसे होता है? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। मतलब कोरोसिव का मतलब होता है जो हमें हार्मफुल इफेक्ट दे, और नॉन कोरोसिव मतलब जो हमारे को इफेक्ट बिल्कुल भी ना दे, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ना दे। और माइल्ड का मतलब होता है वीक। तो व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जब मैं इसको गर्म करता हूँ ना, जब मैं इसको क्या करता हूँ? गर्म करता हूँ, तो ये बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिंपल, तो मेरे पास में क्या है? यहाँ पर NaHCO3 है, NaHCO3 है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर बोला ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो क्या हो जाता है? ये Na2CO3 क्या बनाएगा? Na2CO3 प्लस में बनाएगा क्या? वाटर वेपर, और प्लस में बनाएगा क्या? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस प्रकार से चीजें यहाँ पर बन जाएगी। अब हम बात करते हैं यूजेस की। इस्तेमाल क्या होता है बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का पहला इस्तेमाल क्या होगा? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। क्या बनाने के लिए बेटा? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बेकिंग पाउडर अल्टीमेटली क्या है? क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होता है? जी हाँ, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बहुत अलग अलग होता है भाई। बेकिंग सोडा ये होगा NaHCO3, लेकिन जब मैं बात करता हूँ बेकिंग पाउडर की, तो बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये होता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसमें हमने मिला दिया है क्या? टार्टरिक एसिड। क्या मिला दिया बेटा? टार्टरिक एसिड। जब इन दोनों चीजों को आपस में मिला देते हैं तो बनता हमारा बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है हमारा बेकिंग सोडा। अब व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं और मिक्स्ड विद वाटर, पानी के साथ में मिला देते हैं, तो CO2 गैस रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये रहा भैया NaHCO3, यानी कि हमारे पास में बेकिंग सोडा था, उसको हमने गर्म किया तो CO2 गैस रिलीज हो गई और Na2CO3 बनी। अब बात आती है कि जब ये CO2 गैस रिलीज होती है तो जिस भी स्टफ के अंदर हमने बेकिंग सोडा को डाला था और वहां से CO2 गैस जब रिलीज हुई
तो क्या होता है, वो जो स्टफ है जिसके अंदर हमने बेकिंग सोडा को डाला था, वो स्टफ कैसा होता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। कैसा हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। और यही हमारे केक के साथ में होता है, ठीक है। तो हम जिस भी चीज को, ब्रेड को या केक को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं, तो बेकिंग के दौरान क्या होता है, हीटिंग होती है, जहां पर CO2 गैस ऊपर रिलीज होती है, और CO2 गैस रिलीज होने की वजह से ये जो केक होगा या ब्रेड होगी वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। अगला जो मेरे पास में इसका यूज होता है वो क्या होता है, एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको बताया हुआ है, एंटासिड क्या होता है, एंटासिड मतलब होता है एंटी एसिड। एंटासिड क्या होता है बेटा, एंटी एसिड। एसिडिटी को खत्म करने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है एंटासिड। तो अब चूंकि ये क्या है, ये एक मैंने बोला था यहाँ पर ये क्या है, माइल्ड बेस है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, तो इसका इस्तेमाल आप एसिडिटी को किल करने के लिए भी कर सकते हैं। यानी ये मेरी बॉडी को हार्म तो नहीं करता क्योंकि माइल्ड है, लेकिन ये मेरी बॉडी के अंदर मौजूद एसिडिटी को किल कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो व्हेनेवर यू आर फीलिंग जलन, आपको जब भी जलन फील हो तो बेकिंग सोडा को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एक चीज, हमारा एक टीवी के ऊपर सीरियल आता है, सीरियल का नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वहां पर आपने देखा होगा खाना खाने के बाद में शाम को ये लोग आपस में मिलते हैं और मीटिंग करके दौड़ के चले जाते हैं और फिर सोडा पीने के लिए जाते हैं। अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, अपनी एसिडिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो रोज घूमने जाते हैं। वो बात अलग है, कुछ लोग बबीता जी को देखने के लिए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट जो इस्तेमाल एक और होता है वो क्या होता है, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, गर्म करने पर या पानी में मिलाने पर क्या निकल रही थी, CO2 गैस निकल रही थी। तो CO2 गैस क्या करती है, ये फायर को बुझाने का काम करती है। तो फायर का एक्सटिंग्विश करने के लिए भी मैं यूज करता हूँ किस चीज को, अपने बेकिंग सोडा को। तो ये CO2 प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम आग को यानी फायर को बुझा सकते हैं इजीली। अब हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा की, ये हमारा अगला केमिकल है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, सबसे पहले मैं इसका ना केमिकल फॉर्मूला याद कराता हूँ आपको। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे याद करना है, मैंने अभी अभी आपको बोला था, सोडा मतलब होता है CO3, ऐसे आपको याद रखना है। सोडा मतलब क्या होगा, CO3। वॉशिंग, वॉशिंग मतलब क्या होता है, धोना। धोने से मतलब समझ रहे हो, धोने का मतलब कपड़े धोने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो धोने के लिए क्या करना बेटा, धोने के लिए हमको करना है एक चीज को याद, कि संडे का दिन है, मम्मी को कपड़े धोने हैं। संडे की मॉर्निंग मम्मी जागी है और उनको पता चल रहा है कि यार आज तो संडे है, बहुत सारे कपड़े धोने हैं। तो मम्मी के मुंह से सबसे पहले एक चीज निकलती, उनके मुंह से निकलेगा नाना। क्या निकलेगा, नाना कपड़े नहीं धोना मेरे को, इल्ले कितना पानी लगेगा, मेरे को नहीं पीना, मेरे को नहीं धोना। मम्मी के मुंह से सबसे पहले निकलता कपड़े ना धोने के लिए, तो बोलती है नाना। तो ना ना यानी कि 2 बार ना ना, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, Na2। सोडा का आ गया CO3, तो क्या हो जाएगा, कपड़े धोने के लिए मना कर रही है ना, तो क्या बोलेंगे ना ना, और सोडा मतलब हो गया CO3। तो इतना उन्होंने मना किया और सोडा तो CO3 हो गया। लेकिन एक्चुअल में मम्मी कपड़े धोने से मना क्यों कर रही है, ऐसा नहीं है कि वो लेजी हैं, उनको आलस आ रही है, उनको कोई पार्टी करने जाना है ना, वो मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे इस इंडिया के अंदर अलग अलग सिटीज में पानी की है कमी, पानी की कमी है, इसलिए वो मना कर रही हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं कपड़े धोने बैठूंगी तो कम से कम मेरे को 10 बाल्टी पानी लग जाएगा। कितना पानी लग जाएगा, 10 बाल्टी पानी लग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सोडा के लिए आप लिखोगे CO3, वॉशिंग मतलब धोना है, धोने के लिए मम्मा सबसे पहले मना करेंगी, तो क्या बोलेंगे नाना। और क्यों मना कर रही हैं, क्योंकि इस धुलाई के अंदर लगने वाला है 10 बाल्टी पानी। तो ऐसे याद रखने का है Na2CO3.10H2, Na2CO3.10H2O। और इसको केमिकली हम कैसे याद रखेंगे, केमिकली हम याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और 10 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं 10 को, डेका। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इस प्रकार से हम इसके नाम को याद रखेंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूं केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, Na2CO3.10H2O। हम क्या बोलते हैं, कैसे इसको बनाते हैं, बनाने का प्रोसीजर क्या है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। मैंने अभी अभी आपको क्या बोला था, देखो ये मेरे पास में क्या है, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको रिक्रिस्टलाइज कर रहे हैं, यानी इसके अंदर पानी मिला रहे हैं। तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, पानी मिला दिया और बन गया Na2CO3.10H2O। तो ये प्रोसीजर हो गया कैसे मैं वॉशिंग सोडा बनाता हूँ। तो सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर, सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन यानी पानी दोबारा से मिला दो उसके अंदर, पानी मिला देने को कहते हैं हम रिक्रिस्टलाइज करना, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल के अंदर पानी रिटेन किया जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल अपने अंदर पानी को होल्ड कर लेता है
तो बना लेता है Na2CO3.10H2O एंड दिस पर्टिकुलर केमिकल इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ठीक है, इट इज अ बेसिक सॉल्ट। ये अगेन क्या है, बेसिक सॉल्ट है। पिछला वाला भी क्या था, माइल्ड बेस था, और ये क्या है, ये भी बेस है। वॉशिंग सोडा के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला इस्तेमाल इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ द बोरेक्स, बोरेक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स आपने देखा होगा, ये एक ऐसा केमिकल है। सबसे पहली बात करते हैं, बोरेक्स ना बहुत मैजिक केमिकल है। अगर आप केमिस्ट्री के डीप इनसाइड जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बोरेक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है केमिकल फील्ड के अंदर। और नॉर्मल तौर पे बात करते हैं बोरेक्स का, जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं, कैरम के लिए जो पाउडर इस्तेमाल होता है ना, कैरम को भी चिकना करने के लिए, दैट पाउडर इज बोरेक्स पाउडर। वो बात अलग है कि तुम पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी पाउडर को भी डाल करके बोरेक्स वाला रिप्लेसमेंट लेकर के आ जाते हो कैरम के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में जो पाउडर है वो बोरेक्स होता है जो कैरम के ऊपर डाला जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस, घरेलू चीजों के साफ सफाई के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग सोडा तो भाई घरों में यूज होता ही है ना, कपड़े धोना है, खिड़की दरवाजे धोना है, फर्श धोना है, कोई भी चीज धोना है, उसको धोने के लिए अल्टीमेटली हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो पानी जो होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप नहा रहे हो ना, तो नॉर्मली आप जो नल में पानी आता है ना, उस पानी से नहाते हो तो प्रॉपर तरीके से साबुन आपका झाग देता है। लेकिन अगर आप हैंडपैप के पानी से या बोरिंग के पानी से या कुएं के निकाले हुए पानी से डायरेक्टली नहाने की कोशिश करते हो ना, दैट पानी इज खारा, यानी कि वो पानी कैसा होता है, हार्ड वाटर होता है, उसके साथ में झाग प्रॉपर नहीं बनता। जब प्रॉपर झाग नहीं बनता है तो पता है क्या होता है, साबुन वेस्ट जाता है। इसलिए वॉशिंग सोडा एक ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है, हार्डनेस को, पानी की हार्डनेस को रिमूव कर देता है और उसको सॉफ्ट बना देता है, ताकि साबुन उस पानी के साथ में बड़े इजीली झाग प्रोड्यूस कर सके। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, नाम ही बड़ा अच्छा सा है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, थोड़ा सा स्टाइलिश इसका नाम है। तो इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका पहले मैं केमिकल फॉर्मूला देखता हूँ। केमिकल फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, जरा देखेंगे क्या होता है ये, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है H2O और हेमी मतलब होता है हाफ। तो CaSO4.12H2O ये पर्टिकुलर प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा केमिकल फॉर्मूला, इसको याद रखने का है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनता कैसे है, बनता कैसे है, तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास में एक चीज होती है जिसका नाम होता है जिप्सम। दुनिया में एक चीज पाई जाती है जिसका नाम होता है जिप्सम, जो हार्ड मटेरियल होता है। अब इस जिप्सम का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, CaSO4.2H2O। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को जिप्सम को हीट करना है। क्या करना है, जिप्सम को हीट करना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर। हम इस पे हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो भाई इसमें से पानी के मॉलिक्यूल उड़ेंगे गर्म करने पर। तो क्या बनेगा, CaSO4, ठीक है, .12H2O और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उड़ जाता है। ठीक है, उड़ जाता है। तो जो चीज बनती है इस हीटिंग पर, उस चीज को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP, पॉप। यहां तो बात क्लियर है। तो ये वो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना रहे होते हैं, इसका मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4.12H2O ऑन हीटिंग जिप्सम, ठीक है, एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP। अब इट इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल भी हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा, रिवर्सिबल भी हो रहा है। यानी कि अगर मेरे पास POP है, POP बोले तो CaSO4.12H2O है। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर पानी मिला देता हूं, क्या मिला देता हूं, हाफ H2O, पानी मिला देता हूं, तो पता है क्या होता है, पानी मिलाने पर ये बना लेता है CaSO4.2H2O, यानी वापस से मेरे को जिप्सम मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है। मैंने इसके अंदर, ये क्या था मेरे पास में, ये था POP में फिर से पानी मिलाया और मेरे को वापस से क्या मिल गया, जिप्सम मिल गया। जिप्सम को गर्म किया, POP मिला, POP में पानी मिलाया, जिप्सम मिला, जिप्सम गर्म, POP पानी, जिप्सम। ऐसा रिवर्सिबल चल रहा है, रिवर्सिबल चल रहा है। तो ये वो प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताई कि मैं जिप्सम बनाना चाहता हूँ तो POP के अंदर पानी मिला दो और मेरे को जिप्सम वापस मिल जाता है। यूजेस की बात करते हैं, इस्तेमाल की बात करते हैं। तो इस्तेमाल क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला इस्तेमाल
कि पीओपी का इस्तेमाल डॉक्टर्स करते हैं पीओपी को यूज फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जब कभी भी एक्सीडेंट हुआ या गिर गए या कुछ ऐसा हुआ या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मार दिया, आपका हाथ टूट गया, आपका गाल टूट गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्लास्टर चढ़ाता है डॉक्टर। वही जो प्लास्टर है वो किसे चढ़ाता है, पीओपी के द्वारा चढ़ाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा चढ़ाता है। ठीक है, तो दूसरा, फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, डेकोरेटिव जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर भी पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो खिलौने बनते हैं बच्चों के ना, जो टॉयज बनते हैं मिट्टी के, तो मिट्टी के नहीं बनाते, वो किसके बनाते हैं, पीओपी के बना रहे होते हैं। फॉर मेकिंग सर्फेसेज स्मूथ, हमारे घर में हमने चीजें बनाई तो दीवारें जो होती है ना उनको बिल्कुल स्मूथ करना है, बिल्कुल चिकना बनाना है, तो वहां पर भी हम इस्तेमाल करते हैं पीओपी का। ठीक है, सर्फेसेस को बिल्कुल चिकना स्मूथ बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसको हम ब्यूटी पार्लर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गर्ल्स हैं उनकी सरफेस को बिल्कुल चिकना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पता है क्या, उसके ऊपर पानी मिलेगा तो जिप्सम बन जाएगा, यानी कि उनके गाल फिर जैसे कड़क बन जाएंगे, बिल्कुल कड़क होकर रह जाएंगे। फिर जिप्सम क्या होता है, हार्ड मटेरियल होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है, मैंने अभी जो केमिकल्स पढ़े उन केमिकल्स के अंदर मैंने पॉइंट लगाकर कुछ वाटर मॉलिक्यूल लिखे थे। ठीक है, जैसे मैंने वॉशिंग सोडा लिखा था तो उसमें मैंने पॉइंट लगा के 10H2O लिखा था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पीओपी, उसमें मैंने पॉइंट लगा करके हाफ H2O लिखा था। जिप्सम मैंने बताया उसमें पॉइंट लगा करके 2H2O लिखा था। सिमिलरली हम बात करते हैं कि वो पॉइंट लगा करके जो H2O होता है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ इसकी, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द टोटल वेट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सर्टेन सॉल्ट एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर किसी सॉल्ट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड किया जा सकता है, रिटेन किया जा सकता है, उन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं उसका, उस सॉल्ट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दूसरे शब्दों में बात कर रहा हूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल्स का, जो कहां मौजूद होता है, प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। किसी सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, रिटेन्ड हैं, छिपे हुए हैं, कंटेन किए हुए हैं, उनको हम नाम देते हैं क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूं, जब देखना CuSO4.5H2O की मैंने बात किया, तो CuSO4.5H2O ये एक सॉल्ट हो गया जिसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर, एक फॉर्मूले के अंदर, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दिया गया है, होल्ड कर दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Na2CO3.10H2O यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितना लिखा है, 10H2O, यानी कि इसके एक क्रिस्टल के अंदर, इसका एक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसके अंदर, फॉर्मूला जो यूनिट होगी उसके अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। CaSO4.2H2O, इसमें भी मैं बात करता हूँ क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होंगे एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर। तो किसी एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, that is known as water of crystallization of that salt। उस सॉल्ट के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्ट के एक फॉर्मूला यूनिट में कितने वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हो सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन बी रिमूव्ड बाय सफिशिएंट हीटिंग। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सफिशिएंट हीट दे करके हम क्या कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, पानी को कम भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जांपल क्या दिया था कि मेरे पास में जिप्सम है, क्या है, जिप्सम, तो CaSO4.2H2O ये था, और इसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करके, यानी कि 373 केल्विन पर हीट करके मैंने क्या किया था, इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल को उड़ा दिया था, यानी कि हाफ H2O यहाँ पर रह गया था और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, उड़ा दिया था, गायब कर दिया था, रिमूव कर दिया था। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्ट में मौजूद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं बाय सफिशिएंट हीटिंग। सफिशिएंट हीटिंग देकर के उसके अंदर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर और इस एनसीईआरटी बुक के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो कंटेंट था वो हमने इन 4 एपिसोड के अंदर पूरी तरीके से कवर कर दिया है। तो अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो जल्दी जाकर के प्रीवियस एपिसोड्स को देख लो और उनसे नोट्स अपने प्रिपेयर कर लो, और अगर देख चुके हैं तो बस आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर भी फोकस करो
जिनके अंदर मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी रीडिंग एज वेल एज एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो अगर चैनल VGVS को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक VGVS इज साइनिंग।